Hello students, welcome all of you. क्लास 10th के चैप्टर नंबर सेकंड मानव तंत्र में उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है वो प्रमुख रूप से कुछ संरचनाओं से बना होता है। जैसे इसकी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है किडनी होती है या वृक्क जिन्हें हम बोल सकते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी होती है यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के नाम से उसे जाना जाता है। तीसरी स्ट्रक्चर इसकी होती है यूरेटर या मूत्र नलिकाएं। तीसरी संरचना है उत्सर्जन तंत्र की मूत्र नलिका और चौथी संरचना होती है मूत्र मार्ग। इन चारों के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि मानव का उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्राशय, मूत्र नलिका और मूत्रमार्ग इन चार संरचनाओं से मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। फिर हमने किडनी के बारे में पढ़ा था, वृक्क के बारे में, वृक्क जो स्ट्रक्चर है उस संरचना के बारे में हमने स्टडी किया था। और लास्ट पॉइंट वृक्क के अंदर हमने ये पढ़ा था जो वृक्क है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होते हैं जो लाखों की संख्या में किडनी या वृक्क के अंदर पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाखों की संख्या में होती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि नेफ्रॉन जो है जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चर या संरचना किस प्रकार की है। और नेफ्रॉन में सबसे पहले एक कप के समान या प्याले के समान स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बॉमन कैप्सूल कहते हैं। अभी नामांकन हम एक साथ करेंगे सबका। बॉमन कैप्सूल के बाद इस तरह की ट्यूब प्रेजेंट होगी जिसे पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका नीचे की ओर जाकर एक हेयर पिन लूप के समान स्ट्रक्चर बनाती है। जो बालों में लगाने की पिन होती है उस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हेनले का लूप कहते हैं। इसके बाद इसके द्वारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाई जाएगी उसे बोला जाता है डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से इसे जाना जाता है। डीसीटी एक नलिका में जुड़ी रहती है। इस नलिका को संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो बॉमन कैप्सूल के बाद जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल, वृक्क नलिका के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका है, ये वृक्क नलिका का डीसीटी भाग है। डीसीटी भाग जो है कलेक्टिंग डक्ट से या संग्रह नलिका से जुड़ा हुआ पाया जाता है। अब बॉमन कैप्सूल जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर एक धमनिका आती है। ये धमनिका इसके अंदर आएगी और इस धमनिका के द्वारा
एक ब्लड कैपिलरीज या रक्त की जो केशिकाएं हैं उनका एक जाल इसके अंदर बनाया जाता है। इस जाल को हम ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। तो एक बार इनका मैं नामांकन कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है अभिबाही धमनिका, इसे बोला जाता है अभिबाही धमनिका, इसे बोला जाता है अपवाही धमनिका, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ग्लोमेरुलस, या केशिका गुच्छ भी इसे बोला जाता है। ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ के नाम से इसे जाना जाता है। ये प्याले के समान जो स्ट्रक्चर है बॉमन कैप्सूल, अब यहां से जो नलिका स्टार्ट हुई है इस पूरी नलिका को रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका कहते हैं। अब वृक्क नलिका के भाग कौन कौन से हैं? ये जो भाग है इस भाग को बोला जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये वाला जो पार्ट है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये जो नली दिखाई दे रही है संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट भी इसको बोला जाता है, संग्राहक नलिका कहलाती है। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है इसे शॉर्ट में बोला जाता है पीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका को डीसीटी और संग्राहक नलिका को सीडी, कलेक्टिंग डक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो ये पीसीटी है नीचे की ओर जाकर एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएगी। इस स्ट्रक्चर को हेनले का लूप कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हेनले का लूप कहा जाता है। ये संरचना हेनले का लूप कहलाती है। अब जो हेनले का लूप है इसमें एक आर्म नीचे की ओर जा रही है, एक आर्म जो इसकी एक भुजा ऊपर की ओर जा रही है। नीचे की ओर जाने वाली जो भुजा है उसे बोला जाता है अवरोही भुजा। ये वाली जो आर्म है इसे बोला जाएगा अवरोही भुजा, और ये वाली जो आर्म है इसे किस नाम से जाना जाता है? आरोही भुजा। और दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? हेनले का लूप। इनके दोनों के आपस में मिलने से हेनले का लूप बनता है। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। जो नेफ्रॉन संरचना है जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होंगे, नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। अब इसमें भी ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल इन दोनों को एक साथ मिला दें तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम मेलपीगी काय बोलते हैं। मेलपीगी बॉडी के नाम से उसे जाना जाता है या मेलपीगी काय के नाम से इसे जाना जाता है। इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोला जाता है? मेलपीगी काय। मेलपीगी काय या मेलपीगी बॉडी बोला जाएगा। समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, यानी यहाँ से जो ये नली स्टार्ट हुई है यहाँ से यहाँ तक जो पाई जा रही है नली, इस नलिका को रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका के नाम से जाना जाता है। वृक्क नलिका कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से स्टार्ट हुई है
और यहाँ तक पाई जा रही है, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये सब रीनल ट्यूब्यूल के भाग होते हैं या वृक्क नलिका के भाग होते हैं। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन किस तरह की संरचना है उसको हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो हेडिंग जो है हमारी, हेडिंग क्या है इसकी, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना। अब नेफ्रॉन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, जो किडनी या वृक्क है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो पहले नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। जो वृक्क है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने में हेल्प करती है। इसमें काम जो होगा, यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा वो नेफ्रॉन के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से बोला जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। लाखों की संख्या में प्रेजेंट होंगे, मिलियंस की संख्या में नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के मेनली दो पार्ट हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट बॉमेन कैप्सूल और सेकंड पार्ट कौन सा होता है, रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, संरचना को दो भागों में। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल। दूसरा पार्ट इसका कहलाएगा रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। वृक्क नलिका भी इसे बोल सकते हैं, रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका। तो इन दो पार्ट्स के मिलने से, दो मेजर पार्ट हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के। अब फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल क्या है, एक कप के शेप का एक बैग इसके अंदर पाया जा रहा है। कप जैसी स्ट्रक्चर है, कप के समान, एक थैले के समान एक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है। अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होगी, नेफ्रॉन के सबसे ऊपरी हिस्से में एक कप के समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम बॉमेन कैप्सूल कहते हैं। कप के समान स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे किस नाम से जाना जाता है, बॉमेन कैप्सूल के नाम से। इसके अंदर क्या होता है, बॉमेन कैप्सूल में अभिवाही धमनिका आती है और केशिकाओं का एक गुच्छा बना देती है। अभिवाही धमनिका आएगी, केशिकाओं का एक गुच्छा बनाएगी, और जो गुच्छा बनेगा उस गुच्छे को ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहा जाता है। केशिका क्या होती है, सबसे जो पतली नलिकाएं हैं हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। तो केशिकाओं का एक गुच्छा अभिवाही धमनिका द्वारा बॉमेन कैप्सूल में बनाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ के नाम से जाना जाता है। और केशिका गुच्छ को बनाने के बाद ये अभिवाही धमनिका बाहर की ओर अपवाही धमनिका के रूप में बाहर की ओर निकल जाती है। इस बॉमेन कैप्सूल में से बाहर की ओर ये अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका के रूप में निकल जाती है। अब ये धमनिकाएं क्या है, वृक्क में जो धमनी पाई जा रही है, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, डायग्राम बनाया था, वृक्क धमनी लिखा था, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी की ब्रांच है, जो वृक्क धमनी है उसकी शाखा ही क्या कहलाती है, धमनिका। अंदर जो आ रही है उसे अभिवाही धमनिका बोलेंगे, बाहर जो निकल रही है उसे क्या बोला जाता है, अपवाही धमनिका उसे बोला जाता है।
तो बॉमेन कैप्सूल में अभिवाही धमनिका आई, उसने केशिकाओं का एक गुच्छा बनाया, उस केशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ के नाम से उसे जाना जाता है। ग्लोमेरुलस का एक एंड जो है रीनल आर्टरी से जुड़ा रहता है। रीनल आर्टरी का मतलब है वृक्क की धमनी से जुड़ा रहता है, एक एंड इसका वृक्क धमनी से जुड़ा रहेगा, जो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड इसके अंदर आया है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो इसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर उपापचय से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यानी जो अववाही धमनिका इसके अंदर रक्त को लेकर आएगी, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, लेकिन इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। एक एंड इसका इससे जुड़ रहा है, जो वृक्क धमनी उससे जुड़ रहा है। वृक्क धमनी की शाखा ही क्या है? अभिवाही धमनिका। इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लाई, इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड में उपापचय की क्रिया से बनने वाले वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होंगे। और इसका जो अदर एंड है वो रीनल वीन से जुड़ा रहेगा। नीचे आइए, आगे इसका जो दूसरा हिस्सा निकला है ना अभिवाही धमनी का, ये वृक्क की शिरा से जुड़ा रहता है। और वृक्क की शिरा क्या करती है? जब इसमें से फिल्टर कर लिया जाएगा, तो पदार्थों को फिल्ट्रेशन कर लिया जाएगा, पदार्थों में से अपशिष्ट पदार्थों को निकाल लिया जाएगा, उसके बाद जो वृक्क की शिरा है वो उस ब्लड को वीना केवा में डाल देती है। वीना केवा होती है जो हार्ट तक ब्लड को लेकर जाएगी। तो इसमें अंदर लाने का काम, ब्लड को अंदर लाने का काम अभिवाही धमनिका कर रही है, बाहर ले जाने का काम अपवाही धमनिका कर रही है। अपवाही धमनिका जो है किससे जुड़ी रहेगी? वृक्क शिरा से जुड़ी रहेगी। वृक्क शिरा फिल्टर होने के बाद रुधिर को हार्ट की ओर ले जाने का काम करती है। ये यहाँ तक का पॉइंट हमें इसके अंदर याद रखना है। ये सारी स्ट्रक्चर किसके अंदर आएगी? बॉमेन कैप्सूल के अंदर। तो बॉमेन कैप्सूल क्या है? जो नेफ्रॉन है उसके ऊपरी हिस्से में, नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से में उपस्थित कप के समान संरचना, बॉमेन कैप्सूल कहलाती है। नेफ्रॉन का ऊपरी हिस्सा है, इसमें कप के समान हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस कप के समान स्ट्रक्चर को, इस कप के समान संरचना को बॉमेन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे बॉमेन कैप्सूल कहते हैं। सेकंड पॉइंट, बॉमेन कैप्सूल में, बॉमेन कैप्सूल में कौन सी धमनिका आ रही है? अभिवाही धमनिका आती है। बॉमेन कैप्सूल में अभिवाही धमनिका के द्वारा केशिकाओं का एक समूह बनाया जाता है। केशिकाओं का एक गुच्छा या समूह बनाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। ये बॉमेन कैप्सूल है। बॉमेन कैप्सूल में अभिवाही धमनिका आई, केशिकाओं का एक गुच्छा बनाया। इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस या किस नाम से जानते हैं? केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। केशिकाओं का गुच्छा है, इसलिए इसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नाम से इसे जाना जाता है। अब इस ग्लोमेरुलस का एक सिरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोमेरुलस का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है? वृक्क धमनी से। वृक्क धमनी से
अभिवाही धमनिका द्वारा जुड़ा रहता है। अभिवाही धमनिका द्वारा जुड़ा रहता है। ग्लोमेरुलस है, इसका एक सिरा अभिवाही धमनिका के माध्यम से वृक्क की किसके साथ जुड़ा रहेगा? धमनी के साथ जुड़ा रहेगा, जो इस ग्लोमेरुलस में ऑक्सीजन युक्त रुधिर और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर को लाती है, जिसके द्वारा ग्लोमेरुलस में अपशिष्ट पदार्थ व ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाया जाता है। फिल्टर करना है ब्लड को, इसलिए ब्लड को फिल्टर करने के लिए उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना है। जो उपापचयी क्रियाओं से अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उनको हटाना है। इसलिए जो ये अभिवाही धमनिका है ग्लोमेरुलस में अपशिष्ट पदार्थ और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर आती है। अभिवाही धमनिका इसमें ऑक्सीजन युक्त और अपशिष्ट पदार्थ युक्त ब्लड को लेकर आएगी, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो बॉमेन कैप्सूल है, बॉमेन कैप्सूल के अंदर ही लेकर आएगी। लेकर कहाँ आती है ध्यान रखना है, किस स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आ रही है? बॉमेन कैप्सूल के अंदर ये लेकर आती है। अदर एंड जो है इसका वो रीनल वेन से जुड़ा रहता है। यानी नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? ग्लोमेरुलस का दूसरा सिरा अपवाही धमनिका द्वारा किसके साथ जुड़ा रहता है? वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है। वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है। यह अपवाही धमनिका है। इस अपवाही धमनिका द्वारा ग्लोमेरुलस का एक एंड किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? वृक्क शिरा से जुड़ा हुआ होगा। वृक्क की जो शिरा है, रीनल जो वेन है, उसके साथ इसका दूसरा सिरा जुड़ा होता है, जो वृक्क से फिल्टर रक्त को लेकर जाती है। जो वृक्क से फिल्टर रक्त को लेकर जाती है। सिंपल सा ध्यान ये रखना है, जो ग्लोमेरुलस है उसका एक सिरा तो जुड़ा हुआ है अभिवाही धमनिका द्वारा वृक्क धमनी से, और वृक्क धमनी इसमें ग्लोमेरुलस में अभिवाही धमनिका के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ब्लड और जो मेटाबॉलिक वेस्ट उपापचयी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे युक्त ब्लड को लाएगी। इसका फिल्ट्रेशन होगा इसमें पूरी प्रोसेस में। इसके बाद जो दूसरा सिरा है ग्लोमेरुलस का, ये किससे जुड़ा हुआ है? वृक्क शिरा से। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? अपवाही धमनिका के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसके द्वारा ये क्या करती है? अपवाही धमनिका द्वारा ग्लोमेरुलस फिल्टर जो ब्लड है जिसका फिल्ट्रेशन हो चुका है, उस ब्लड को बाहर निकालने का काम करेगा। अभिवाही वर्ड का मतलब होता है अंदर लाने वाली धमनिका, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को लाने वाली धमनिका। अपवाही का मतलब होता है ग्लोमेरुलस से दूर ले जाने वाली धमनिका। अभिवाही धमनिका वृक्क धमनी से जुड़ी हुई है, अपवाही धमनिका वृक्क शिरा से जुड़ी हुई है। वृक्क धमनी इसमें ऑक्सीजन युक्त और अपशिष्ट पदार्थ युक्त ब्लड को लाती है, उसके बाद ये छनता है, फिल्टर हो जाता है। उस फिल्टर हुए रक्त को अपवाही धमनिका द्वारा वृक्क शिरा में डाल दिया जाएगा। वृक्क शिरा इसको फिर हार्ट के अंदर तक ले जाने का काम करती है। तो ये ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर या बॉमेन कैप्सूल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ एक पॉइंट और हमें याद रखना है, ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल इन दोनों को एक साथ मेलपीगी काय या मेलपीगी बॉडी के नाम से जाना जाता है।
दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? मेलपीगी काय या मेलपीगी बॉडी के नाम से इसे जाना जाता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है जिसे बॉमेन कैप्सूल कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर या संरचना है इसे बॉमेन कैप्सूल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका। रीनल ट्यूब्यूल क्या है? बॉमेन कैप्सूल से नीचे एक नलिका स्टार्ट होती है जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहेंगे। रीनल ट्यूब्यूल का बॉमेन कैप्सूल के पास वाला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी कहलाता है। क्यों दिया है ये नाम? पास वाला हिस्सा है इसलिए समीपस्थ, कुंडलित है इसलिए कुंडलित, और नली है इसलिए नली का इसको नाम दिया है। दूर वाला भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी कहलाता है, और डीसीटी के द्वारा ये रीनल ट्यूब्यूल संग्राहक नलिका से जुड़ी रहती है। अब जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है नीचे की ओर जाकर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस लूप को हेनले का लूप कहते हैं। हेनले के लूप में नीचे की ओर आने वाली भुजा अवरोही भुजा कहलाती है, ऊपर की ओर जाने वाली भुजा आरोही भुजा कहलाती है। ये रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका की स्ट्रक्चर के बारे में है। तो रीनल ट्यूब्यूल क्या है? सेकेंड स्ट्रक्चर जो है इसकी रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या होती है? सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? यह बॉमेन कैप्सूल के नीचे से प्रारंभ होने वाली नलिका है। बॉमेन कैप्सूल है, इसके नीचे से प्रारंभ होने वाली क्या होती है? नलिका होती है। और इसका जो सेकंड पार्ट है डीसीटी, जो इसका लास्ट पार्ट जो है डीसीटी, वो संग्राहक नलिका से जुड़ा रहता है। तो रीनल ट्यूब्यूल यह है बॉमेन कैप्सूल के नीचे से प्रारंभ होती है। डायग्राम में हमें दिख रहा है कहाँ से प्रारंभ हो रही है? बॉमेन कैप्सूल के नीचे से प्रारंभ हो रही है। इसका अंतिम भाग कौन सा है? डीसीटी संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। लास्ट पार्ट दिख रहा है, इसके लास्ट पार्ट है, किसके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है? संग्राहक नलिका के साथ जुड़ा हुआ इसका अंतिम भाग मिलेगा। डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका के साथ जुड़ी रहती है। फर्स्ट सेक्शन जो होगा इसका, इस ट्यूब का, रीनल ट्यूब्यूल का पहला भाग क्या कहलाता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका पहला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी कहलाता है। जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना उसे बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। पास वाला है, मुड़ा हुआ है, इसलिए नाम दिया है समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसका पास वाला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। पास वाला हिस्सा समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूर वाला जो हिस्सा होगा उसे किस नाम से जाना जाता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से उसे जाना जाता है। पास वाला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका होगा, दूर वाला भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाएगा। इसके बाद केंद्रीय भाग में जो ये रीनल ट्यूब्यूल है नीचे की ओर जाकर किसका निर्माण करेगी? हेनले लूप का निर्माण करती है। सेंट्रल पार्ट में ये जो है हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम हेनले लूप कहते हैं। केंद्रीय भाग में रीनल ट्यूब्यूल
केंद्रीय भाग में रीनल ट्यूब्यूल हेयर पिन लूप के हेयर पिन के समान संरचना बनाती है, जिसे हेनले लूप कहते हैं। ये हेयर पिन के समान स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ से यहाँ तक ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ से यहाँ तक ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हेनले का लूप या हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। और हेनले के लूप में दो चीज़ें याद रखनी है हमें। एक, नीचे आने वाली जो भुजा है हेनले के लूप की अवरोही भुजा कहलाएगी, ऊपर जाने वाली जो भुजा है उसे आरोही भुजा कहेंगे। हेनले के लूप में नीचे की ओर आने वाली भुजा अवरोही भुजा कहलाती है, ऊपर की ओर जो जाने वाली भुजा है उसे आरोही भुजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो रीनल ट्यूब्यूल का अंतिम भाग है उसे क्या बोला जाता है? डीसीटी। और डीसीटी किससे जुड़ा रहता है? संग्राहक नलिका से। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? हेनले लूप का लास्ट हिस्सा डीसीटी कहलाता है और डीसीटी नेफ्रॉन के संग्राहक नलिका से जुड़ा रहता है। इसका अंतिम भाग, डीसीटी कहलाता है। डीसीटी का मीनिंग याद रखना है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी कहलाता है। ऊपर भी हमने ये लिख दिया है वैसे। इसका अंतिम भाग डीसीटी कहलाता है, जो संग्राहक नलिका से जुड़ा रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है जो रीनल ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर होगी। रीनल ट्यूब्यूल जो है उसके लास्ट पार्ट डीसीटी कहलाता है, जो किसके साथ अटैच होता है? संग्राहक नलिका के साथ वो पार्ट अटैच होता है। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। नेफ्रॉन किस प्रकार की संरचना है, नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। अब एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क के अंदर जो यूरिन को बनाने का काम है वो नेफ्रॉन में होगा। दो इसके मेन पार्ट है, बॉमन कैप्सूल, एक रीनल ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉमन कैप्सूल है, कप लाइक, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है रीनल ट्यूब्यूल। तो दो इसके पार्ट है, फर्स्ट बॉमन कैप्सूल, सेकेंड इसका पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। बॉमन कैप्सूल क्या है? नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से में उपस्थित कप के समान संरचना, कप लाइक संरचना है, बॉमन कैप्सूल कहलाती है। बॉमन कैप्सूल में अभिवाही धमनिका के द्वारा केशिकाओं का एक गुच्छा बनाया जाता है, गुच्छा बनाया है जिसे ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा वृक्क धमनी से अभिवाही धमनिका द्वारा जुड़ा रहता है। इसका एक सिरा अभिवाही धमनिका द्वारा वृक्क धमनी से जुड़ा रहेगा और वृक्क धमनी इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त और जो अपशिष्ट पदार्थ युक्त ब्लड को लेकर आती है। ग्लोमेरुलस का दूसरा सिरा अपवाही धमनिका द्वारा वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है, जो वृक्क से फिल्टर रक्त को लेकर जाती है। यानी जब इसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, इसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाल लिया जाएगा, तो उसके बाद अपवाही धमनिका में ब्लड जाएगा, अपवाही धमनिका से वृक्क शिरा में जाता है, वृक्क शिरा से वीना केवा में या महाशिरा में ब्लड चला जाता है। फिर दूसरा पार्ट है इसका रीनल ट्यूब्यूल। बॉमन कैप्सूल के नीचे से प्रारंभ होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है रीनल ट्यूब्यूल। इसका अंतिम भाग जो है डीसीटी है, किससे जुड़ा रहता है? संग्राहक नलिका से जुड़ा हुआ। इसका पहला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका या क्या होता है? पीसीटी। केंद्रीय भाग में बीच में ये क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल एक हेयर पिन के समान, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है हेयर पिन के समान, इस हेयर पिन के समान संरचना को बनाती है।
इस हेयर पिन के समान संरचना को, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हेनले का लूप कहते हैं। हेनले के लूप में नीचे की ओर आने वाली भुजा अवरोही भुजा कहलाती है, ऊपर की ओर जाने वाली भुजा आरोही भुजा कहलाती है। इसके बाद इसका अंतिम भाग डीसीटी है। हमने पहले पढ़ा डीसीटी किसके साथ जुड़ा रहता है, संग्राहक नलिका के साथ जुड़ा रहता है। ये संग्राहक नलिका सभी संग्राहक नलिकाएं जो मूत्र नलिका पाई जाती है उसके साथ जुड़ी रहेगी, और मूत्र नलिका जो है वो किससे जुड़ी रहती है, मूत्राशय से जुड़ी रहती है। तो ये वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अब यहाँ पहला पार्ट कंप्लीट होता है उत्सर्जन तंत्र का, किडनी या वृक्क। अगले लेक्चर में हम जो उत्सर्जन तंत्र की अन्य संरचनाएं हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, यूरेटर मूत्र नलिका, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।